Hello friends, my name is Nitin and welcome to my channel School of Science. I take classes 9, 10 Science and 11, 12 JEE NEET Chemistry. तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का टॉपिक है स्टोइशियोमेट्री। वर्ड का मतलब बेसिकली होता है ग्रीक में एलिमेंट्स का मेजर, ठीक है, बट हम इसको इन सिंपल टर्म्स कहते हैं न्यूमेरिकल्स केमिकल रिएक्शन के ऊपर जो बेस्ड होते हैं उनके बिहाफ पे। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्टोइशियोमेट्री, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन। नाउ मैंने अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर जब रिकॉर्डिंग करी थी तो मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट समझाया था। उस मोल कॉन्सेप्ट का एक बड़ा सा रिलेशन था। उस रिलेशन को मैं आपको एक बार दोबारा बता रहा हूँ कि अगर हम किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल लेते हैं तो उस 1 मोल के सब्सटेंस के अंदर उसके 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, एवोगाड्रोज नंबर, राइट। और इतने पार्टिकल्स का मास उस सब्सटेंस के ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। एंड अगर उनमें से कोई गैस है तो उसकी वॉल्यूम 22.4 लीटर्स या फिर 22.7 लीटर्स, प्रेफरेंस हम इस केस में इतना देते हैं इस चैप्टर में, इस पर होती है एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब इसी मोल कॉन्सेप्ट को हम केमिकल रिएक्शंस के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो ज़रा देखिएगा कि कैसे हम मोल कॉन्सेप्ट को केमिकल रिएक्शंस में इंट्रोड्यूस करके न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो हम एक बड़ी सिंपल सी एक रिएक्शन ले रहे हैं एज एन एग्जाम्पल और फिर हम उसको स्टडी करेंगे। तो लेट अस टेक अप एन एग्जाम्पल इसका पानी का फॉर्मेशन, जहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करती है ऑक्सीजन गैस के साथ ताकि वो पानी बना दे, जिसको हमने इसमें लिखा है बेटा लिक्विड। जब भी आप केमिस्ट्री में रिएक्शन देखेंगे सबसे पहला काम होगा आपका उसको क्या करना, बैलेंस करना। तो आपने यहाँ पे बैलेंस कर दिया। ये जो आपने नंबर्स लगाए हैं, इन नंबर्स को जो किसी भी कंपाउंड या एलिमेंट के मॉलिक्यूल के आगे आते हैं, इनको हम कहते हैं स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। जैसे इसके लिए हाइड्रोजन के लिए इट इज 2, ऑक्सीजन के लिए इट इज 1 एंड पानी के लिए अगेन इट इज 2। तो दे आर नोन एज स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब पहले जब हम छोटी क्लासेस में थे तो हम बच्चों को बताते थे कि बेटा 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के कंबाइन करते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का, ताकि वो 2 मॉलिक्यूल पानी के बना सके। तो कहने में ये सही है, गलत नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली ये प्रोसेस करने में बहुत ही लंबा हो जाता है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो हम 2-2 मॉलिक्यूल करके ऐसे रिएक्शन नहीं करते। हमको एक बल्क अमाउंट चाहिए पानी का, जिसके लिए हम एक बल्क अमाउंट कंबाइन करते हैं, एग्जैक्टली, ठीक है, ताकि उसका बल्क कॉम्बिनेशन का टाइम हम क्या कर सके, रिड्यूस कर सके। तो अब इसी रिएक्शन को हम 11th क्लास में कैसे एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। तो हम कहते हैं कि भाई सिंस यहाँ पर 2 आ रहा है तो हम कहते हैं 2 मोल्स हाइड्रोजन गैस के कंबाइन करते हैं 1 मोल ऑक्सीजन गैस के साथ, ताकि वो क्या दे सके, 2 मोल्स किसके, पानी, राइट। तो ये हमारा क्या बन गया, मोल मोल रिलेशनशिप। इसको हम क्या कहते हैं, मोल मोल रिलेशनशिप। जो सबके ही मोल्स दे रखे हैं उन्हीं की बातें हो रही हैं। ऐसे ही हम इसको नंबर ऑफ पार्टिकल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो कैसे, अगर हमारा यही कॉन्सेप्ट नंबर से जाएगा, हम क्या कहते हैं, 2 into Na molecules, twice of Avogadro's number of molecules hydrogen gas में।
मतलब जो भी एवोगाड्रो नंबर मॉलिक्यूल है ही है उसका डबल कर दो, उतने मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन गैस के कंबाइन करते हैं Na मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन गैस के साथ, ताकि वो क्या दे सके, ट्वाइस ऑफ Na मॉलिक्यूल्स किसके, पानी के। नाउ इट साउंड्स बेटर, दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस के एक मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करेंगे तो वो छोटा नंबर है, बट यहां पर अब हमारे पास बल्क नंबर आ रहा है, एवोगाड्रोस नंबर इज प्रीटी बल्क नंबर, तो इतना अमाउंट अगर कंबाइन करेगा तो सेंस बनती है ना। और ऐसे केस में बच्चे हम इसको क्या कह देते हैं, नंबर नंबर रिलेशनशिप। तो न्यूमेरिकल जो है वो नंबर नंबर रिलेशनशिप, मतलब एक का नंबर ऑफ मॉल पार्टिकल्स दे रखा है, दूसरे के भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछे हैं, एक का मोल दे रखा है ऊपर वाले केस में, दूसरे के भी नंबर ऑफ मोल्स दे रखे, इसको हम कहते हैं मास मास रिलेशनशिप, नंबर नंबर रिलेशनशिप, मोल मोल रिलेशनशिप। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आता है अगला जिसकी हम बात कर रहे थे, मास मास रिलेशनशिप। तो एक का मास दे रखा है, सर इसका मास कैसे निकालेंगे, इसका मास हो जाएगा ट्वाइस ऑफ GMM। अब भाई ट्वाइस ऑफ GMM में इसके कुल मिला के हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं, 4, इसका मास कितना है 1, तो ये टोटल मास कितना आ गया 4 ग्राम्स। यहां पर हमारे पास क्या दे रखा है, Na मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के, तो ये कितना आ गया GMM, कितना आ गया ये GMM ऑक्सीजन का, तो इसका GMM हम निकालेंगे, ये कितना आ जाएगा, 2 एटम है ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, ये कितना आ गया 32 ग्राम। ऐसे ही हमारे पास अगर 2 into GMM हाइड्रोजन गैस का कंबाइन करेगा 1 GMM ऑफ ऑक्सीजन गैस के साथ, तो पानी के कितने GMM आ जाएंगे, 2 GMM इन टर्म्स ऑफ मास। अब हम जानते हैं कि अगर 2 GMM है और GMM पानी का कितना आता है 18, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 36 ग्राम। यहाँ पर हमारे पास एक लर्निंग है, अब वो लर्निंग क्या है, ये दोनों रिएक्टेंट है, ये दोनों क्या है रिएक्टेंट, तो इनका मास कितना आ गया 36 ग्राम, और ये हमारा क्या है प्रोडक्ट, तो इसका मास भी कितना है 36 ग्राम। तो इसको देखकर हमको किस चीज की बात याद आ गई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के अंदर टोटल मास रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का हमेशा क्या होता है इक्वल, इसलिए हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आया। और इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, मास मास रिलेशनशिप, क्या कहते हैं इसको हम, मास मास रिलेशनशिप, राइट। और हमारे पास अब आप देख सकते हैं अमाउंट भी आ गया, मोल नंबर भी आ गया, मास भी आ गया। अब बचा हमारे पास कौन, वॉल्यूम। तो 1 मोल की वॉल्यूम किसी भी गैस की STP पर कितनी होती है 22.4 लीटर्स। तो हाइड्रोजन गैस है उसके 2 मोल्स हैं, तो इसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 2 into 22.4 लीटर्स। तो 2 into 22.4 लीटर्स ऑफ गैस, हाइड्रोजन गैस कंबाइन करती है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस के साथ, जिसको हम क्या लिखते हैं बेटा 22.4 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन। पानी लिक्विड है तो हम उसको गैस में रिप्रेजेंट नहीं कर रहे इस टाइप पर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो न्यूमेरिकल कैसे आ सकता है, मास मास रिलेशनशिप, मोल मोल रिलेशनशिप। सर कैसे, इसके मोल्स दे रखे हैं, इसके मोल्स पूछ लेंगे, इसे कहते हैं मोल मोल रिलेशनशिप। इसका नंबर दे रखा है, इसके नंबर पूछ लेंगे, ये हो गया नंबर नंबर रिलेशनशिप। इसका मास दे रखा है, इसके मास पूछ लेंगे, तो ये क्या हो गया मास मास रिलेशनशिप। और ये भी हो सकता है कि इसके मोल्स दे रखे हैं और इसके मास की टर्म्स में पूछो, तो इसको मास मोल रिलेशनशिप, राइट। तो वो किसी भी फॉर्म के अंदर कुछ भी चीज पूछ सकते हैं, तो वॉल्यूम से मास भी पूछ सकते हैं। तो दे कैन मिक्स एनी ऑफ द 2
different ways to justify the calculations. तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि न्यूमेरिकल किस फॉर्म के अंदर आ रहा है. अब हम जब न्यूमेरिकल्स करेंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड भी करेंगे और मिक्स फॉर्म के अंदर भी हम करेंगे एज एन एग्जाम्पल, राइट. तो अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की जो इस टॉपिक से एसोसिएटेड है, और हम एनसीईआरटी का क्लास 11 का एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36, उसकी हम बात करते हैं. क्वेश्चन क्या कहता है? कहते हैं कैलकुलेट द मास ऑफ HCl रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 5 grams ऑफ MnO2. अब इसमें चालाकी क्या हो सकती है कि हो सकता है कि आपको रिएक्शन दे रखी हो और हो सकता है नहीं भी दे रखी हो. ऐसे इस क्वेश्चन में आपको रिएक्शन दे रखी है. अब रिएक्शन दे रखी है कि नहीं दे रखी, पर आपका काम सबसे पहले क्या होगा, उसको क्या करना, बैलेंस करना. तो अब हम रिएक्शन लिखेंगे और उसके बाद बैलेंस करेंगे. तो रिएक्शन जो है वो HCl और MnO2 के बीच में है, जो आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, MnCl2, साथ में पानी और साथ में क्या देते हैं, क्लोरीन गैस. तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्लोरीन कितने एटम्स हैं, 2. यहाँ पर कितने हैं, 2. तो कुल मिला के कितने हो गए, 4. यहाँ पर क्लोरीन कितना है, 1. तो आपने यहाँ पर क्या लगा दिया, 4. क्लोरीन हो गया बैलेंस. बचा कौन, हाइड्रोजन, जिसके साथ अब यहाँ पे 4 आ रहा है, पर यहाँ पे सिर्फ कितना है, 2. तो आपने क्या लगा दिया, सारी रिएक्शन बैलेंस हो गई. Mn कितना है, 1. ऑक्सीजन कितना है, 2. तो ये कितना आ गया. अब अगर आप पहली बार कर रहे हैं इस टॉपिक को, तो आप जरा ध्यान से देखिए कि मैं कैसे कर रहा हूँ. अगर आप कर चुके हैं इस टॉपिक को, आप मेरे साथ रिवाइज कर रहे हैं एज ए लेक्चर के अंदर, तो आपको इतना एफर्ट नहीं आएगा. बट इफ यू आर डूइंग इट फर्स्ट टाइम, देन यू ओनली वॉच एंड लिसन टू मी व्हाट आई एम डूइंग. तो अब सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी 2 चीजें हैं जिनके बारे में बातचीत हो रही है. कैलकुलेट द मास ऑफ HCl. HCl के बारे में बात हो रही है, राइट. तो ये रहा HCl. दूसरा किसके बारे में बात हो रही है, रिएक्ट विद 5 grams ऑफ MnO2. तो ये रहा MnO2. इनके बारे में बात हो रही है. अब रिएक्शन क्या कहती है, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे. क्वेश्चन क्या कहता है, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे. तो हमने 2 कॉन्सेप्ट बना दिए, रिएक्शन क्या कहती है हमेशा, और नीचे हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन क्या कहता है. क्वेश्चन पढ़ते हैं. कहता है कैलकुलेट मास ऑफ HCl. तो आपको HCl का क्वेश्चन के हिसाब से क्या निकालना है, मास. अगर आपको HCl का क्वेश्चन के हिसाब से क्या निकालना है, मास, तो आपको रिएक्शन के अकॉर्डिंगली भी इसका क्या चाहिए होगा, मास. कितने, क्या स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, 4. और मोल कॉन्सेप्ट में ऐसी कौन सी चीज है जो मास को रिप्रेजेंट करती है, ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास. ये मॉलिक्यूल है तो ये आ जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास. तो ये क्या आ गया, 4 × Gm. हाइड्रोजन का मास होता है 1, क्लोरीन का मास होता है 35.5. तो आपके पास ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, 4 × 36.5. तो उसको भी आपने मास में कन्वर्ट कर दिया. क्वेश्चन में तो आपको उसका मास निकालना ही है, राइट. नेक्स्ट देखते हैं क्या दे रखा है. कहते हैं टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 5 grams ऑफ MnO2. मतलब MnO2 का भी मास दे रखा है. तो क्वेश्चन में MnO2 का क्या दे रखा है, मास कितना है, 5 ग्राम. अगर क्वेश्चन के हिसाब से मास 5 ग्राम दे रखा है, तो रिएक्शन के अकॉर्डिंगली भी आप इसका मास ही निकालेंगे. मोल कॉन्सेप्ट में ऐसी कौन सी चीज है जो मास को रिप्रेजेंट करती है, वो होता है Gmn. Mn का कितना आता है, 55, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 2 32 प्लस 2 कितना आ गया, 87 ग्राम. कितना आ गया, 87 ग्राम, राइट. पूरी स्टोइचियोमेट्री किससे चलती है, यूनिटरी मेथड से.
और यूनिटरी मेथड के अंदर जो चीज़ नोन होती है वो लेफ्ट साइड पे आएगी और जो चीज़ निकालना है वो राइट साइड पे आएगी। इसीलिए आप इस स्टेटमेंट को ऐसे पढ़ो और जो पहली स्टेटमेंट होगी वो रिएक्शन से आती है। कैसे? अगर 87 ग्राम्स MnO2 को HCl कितना चाहिए? इतना। अगर 87 grams of MnO2 needs HCl कितना? 4 into 36.5 ग्राम। क्या जरूरत पड़ी है आपको इसको मल्टीप्लाई करने की? बाद में चीजें कैंसिल आउट होनी है तो आप इसको ऐसे ही रहने, तो आप ऐसे ही कर दें। Therefore, क्वेश्चन से नेक्स्ट स्टेटमेंट आएगी, 5 grams of MnO2 need HCl कितना? 4 into 36.5 डिवाइडेड बाय कितना आ गया? 87 इंटू कितना आ गया? 5। आप इसको सॉल्व कर लोगे, प्रॉबेबली ये मेरे हिसाब से 8.39 ग्राम्स के आसपास है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों क्वांटिटीज मास में दे रखी थी, तो इसलिए हम इस न्यूमेरिकल को कैसे काउंट कर रहे हैं? मास मास रिलेशनशिप, राइट? तो आप ऐसे कर सकते हैं। अब कोई मोल्स में दे रखा है, दूसरा कोई मास में दे रखा है, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है बस कौन सी मास में आएगा, कौन सी चीज मोल्स में आ जाएगी। उस बिहाफ पे आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो हम एक और एग्जाम्पल भी देखते हैं इसका। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल है। क्या कहता है क्वेश्चन? एग्जाम्पल नंबर 4 है, कहता है हाउ मेनी मोल्स मीथेन के हमें चाहिए। तो हमें मीथेन के मोल्स चाहिए टू प्रोड्यूस 22 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करवाना है? 22 ग्राम। पूछे मोल्स है, दिया हुआ मास है, ठीक है। गैस आफ्टर कंबशन, तो बेटा कंबशन यहाँ पे किसका हो रहा है? मीथेन का। तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4, जो एक गैस है। अगर किसी गैस का कंबशन होता है तो बेटा उस केस के अंदर ऑक्सीजन एक्सेस में आती है, और जब भी कोई भी हाइड्रोकार्बन, ये हमने छोटी क्लास में सीखा है, जब भी कोई भी हाइड्रोकार्बन बर्न करता है एक्सेस एयर में, तो दो प्रोडक्ट हमेशा होते हैं, वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ में क्या होता है? पानी, जो क्या होता है? लिक्विड। रिएक्शन आ गई, सबसे पहला काम बैलेंस करना। हाइड्रोजन कितने एटम हैं? 4। यहाँ पे कितने हैं? 2। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? हाइड्रोजन हो गया बैलेंस। कार्बन एक है, कार्बन हो गया बैलेंस। ऑक्सीजन कितना है? 2। यहाँ पे कितना है? 2 प्लस ये वाला 4, तो आप यहाँ पे लगा। तो ये हो गई हमारी बैलेंस रिएक्शन। अब किन दो चीजों के बारे में बात हो रही है? मोल्स ऑफ मीथेन, तो मीथेन के बारे में बात। दूसरा क्या है? 22 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, राइट। अब जैसा कि आपको मैंने बताया, आप दो स्टेटमेंट लिखेंगे, एक रिएक्शन क्या कहती है, एक क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन में क्या लिखा है? मोल्स ऑफ मीथेन, ये रहा मोल्स। आपको क्वेश्चन में मीथेन के क्या निकालने हैं? मोल्स। अगर आपको क्वेश्चन में मीथेन के मोल्स निकालने हैं तो रिएक्शन में भी आप मोल्स ही लेंगे। कितने मोल्स दे रखे हैं मीथेन के? 1। सर क्यों? क्योंकि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है। और क्वेश्चन में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या दे रखा है? 22 ग्राम्स। तो बेटा ये क्या हो गया? 22 ग्राम। ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का मास क्वेश्चन के हिसाब से। तो रिएक्शन के हिसाब से भी हम मास लेंगे। तो ऐसी कौन सी चीज है जो मास को रिप्रेजेंट करती है? GML, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है, एटम नहीं है, इसलिए मैं ग्राम एटॉमिक मास नहीं लूंगा, मैं मॉलिक्यूलर मास लूंगा। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। एक कार्बन का मास कितना होता है? 12 प्लस एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 2 कितना हो गया? 32 प्लस 12 कितना आ गया?
42। तो जो चीज जिस फॉर्म में दे रखी थी हमने उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब आप देखिए रिएक्शन के हिसाब से आ गया, क्वेश्चन के हिसाब से आ गया, जो चीज निकालनी है एरो उसकी तरफ जाएगा। ये निकालना है तो क्वेश्चन का एरो इसकी तरफ जाएगा, तो ये वाला एरो जो है वो भी इधर ही जाएगा। तो पहली स्टेटमेंट जो है वो रिएक्शन से आती है। अगर इतना मास कार्बन डाइऑक्साइड का किससे मिलता है? 1 मोल मीथेन से। अगर 44 grams of carbon dioxide is obtained from methane, कितना मोल? 1 मोल। तो दूसरी स्टेटमेंट जो क्वेश्चन से आएगी, therefore 22 grams of carbon dioxide is obtained from methane, कितना? 1 upon 44 into 22, 1 जा 2 जा, तो ये आ गया 0.5। कितना आ गया? 0.5, राइट। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया है। अनदर वेरी नाइस क्वेश्चन जो हमारे पास है, क्या कहता है जरा पढ़ते हैं और उसके बाद उसका मतलब समझें, क्योंकि क्वेश्चन को समझना भी बहुत जरूरी होता है। बच्चा क्वेश्चन को समझेगा तो ही तो आंसर दे पाएगा। कहते हैं 1.5 ग्राम इम्प्योर सैंपल, एक वर्ड आया है इम्प्योर सैंपल। सोडियम सल्फेट का डिसॉल्व किया गया पानी में और इट वाज ट्रीटेड विद एक्सेस बेरियम क्लोराइड का। तो सोडियम सल्फेट का इम्प्योर सैंपल पानी में ट्रीट किया गया बेरियम क्लोराइड के सोल्यूशन के साथ। When 1.74 grams of barium sulfate was precipitated, calculate percentage purity of the sample. सैंपल की परसेंटेज प्योरिटी निकालना है। कौन सा सैंपल इम्प्योर है? सोडियम सल्फेट का। दे कितना रखा है? 1.5 ग्राम, मतलब मास जो है वो इम्प्योर सैंपल का है और उसमें कितना परसेंट प्योर है? 1%, 2%, 10%, 20%, 30%, 99% एंड सो ऑन। अब ये परसेंटेज प्योरिटी का चक्कर क्या होता है? अभी तक आपने जो 2 क्वेश्चन देखे इससे पहले, उसमें हमने अज्यूम कर लिया कि जो चीजें रिएक्ट कर रही है वो प्योर है, इस वजह से जो बनेगा वो भी प्योर बनेगा, राइट। पर नेचर में हर चीज या मार्केट में हर चीज जो मिलती है जरूरी नहीं है कि वो प्योर हो। प्योर चीज तो ऑब्टेन करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो जैसे आप देखते हैं, आप घर का खाना वाना भी आता है तो उसको भी क्लीन किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ छोटी मोटी इम्प्योरिटी होती है। तो मार्केट से जब हम केमिकल्स खरीदते हैं तो वो 100% प्योर नहीं होते और आप उन्हीं के साथ रिएक्शन कर देते हैं। लेकिन जो प्रोडक्ट आता है, आप अज्यूम करते हो कि मैंने तो बड़ा ज्यादा रिएक्टेंट डाला, लेकिन उस हिसाब से प्रोडक्ट इतना आना चाहिए था पर आता उससे कम है। क्यों? क्योंकि सैंपल आपका इम्प्योर है। अगर प्योर सैंपल होता तो प्योर अमाउंट आएगा, और प्योर अमाउंट आ रहा है आपकी एक्सपेक्टेशन से कम, क्योंकि आपका जो ओरिजिनल सैंपल है वो इम्प्योर। तो असलियत में रिएक्शन में इम्प्योर सैंपल जा रहा है, उसमें से जो प्योर अमाउंट है वही तो रिएक्ट करेगा और वही तो प्रोडक्ट बनाएगा। अब हम फाइंड करेंगे कि सोडियम सल्फेट का सैंपल कितना परसेंट प्योर है। तो रिएक्शन जो है वो सोडियम सल्फेट एक्वस और बेरियम क्लोराइड एक्वस के बीच में हो रही है, जो आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट, एरो नीचे, साथ में क्या बनाएंगे? NaCl एक्वस। रिएक्शन आ गई। सबसे पहला काम इसको क्या करना है? बैलेंस। सोडियम 2 है, क्लोरीन 2 है, तो हम यहाँ पे स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या लगा देंगे? 2। रिएक्शन हमारी हो गई बैलेंस, राइट। अब हम देखते हैं किन किन चीजों के बारे में बात होगी। एक तो सोडियम सल्फेट के बारे में बात होगी, दूसरा कौन है? बेरियम सल्फेट,
उसके बारे में बात करेंगे, राइट। तो अब हम क्या लिखेंगे, रिएक्शन क्या कहती है, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन में 1.74 ग्राम बेरियम सल्फेट दे रखा है, तो 1.74 ग्राम ये बेरियम सल्फेट जो आया है ये प्योर ही होगा, क्योंकि प्योर अमाउंट रिएक्ट करेंगे तो जो आएगा वो प्योर ही आएगा। तो रिएक्शन हमेशा प्योर वैल्यूज के हिसाब से होगी। अगर ये बेरियम सल्फेट आ रहा है और ये मास में आ रहा है तो आप इसका भी मास निकालेंगे। रिएक्शन के हिसाब से इसका मास कितना हो जाएगा, 1 gm। आप बेरियम का मास निकालेंगे, बेरियम का एटॉमिक मास 137, सल्फर 32, 4 ऑक्सीजन है तो कितना आ जाएगा 64। तो ये अप्रॉक्सीमेटली मास कितना आ जाता है 233 ग्राम, राइट। तो हमने रिएक्शन निकाला, क्वेश्चन की बात करें। सोडियम सल्फेट का भी क्या दे रखा है, मास, बट वो इम्प्योर सैंपल का है। मुझे तो यहाँ पर सोडियम सल्फेट का प्योर मास चाहिए। तो अगर मैं मास यहाँ पे ले रहा हूँ तो रिएक्शन के हिसाब से भी मैं इसका मास लूँगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 23, तो 2 एटम है, कितना हो गया 46। 46 में आपने 32 ऐड कर दिया सल्फर का, तो 46 प्लस 32 कितना हो गया 78, और 78 प्लस आपने क्या किया 64 ऑक्सीजन का, तो 78 प्लस 64 ये टोटल मिला के कितना आ जाएगा 142। अब आपको जो निकालना है आपको रिएक्शन उस हिसाब से पढ़नी पड़ेगी। आप ऐसे पढ़ेंगे इस रिएक्शन, तो हम कैसे लिखेंगे जरा ध्यान से देखो। पहला स्टेटमेंट रिएक्शन का है, अगर 233 grams of pure barium sulfate is obtained from pure Na2SO4, कितना मास 142 ग्राम। तो therefore 1.74 grams of pure barium sulfate is obtained from pure sample of sodium sulfate, कितना आ जाएगा 142 अपॉन 233 इंटू 1.7। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका मास आएगा प्योर Na2SO4 का जो रिएक्ट कर रहा है, और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 1.06 ग्राम। तो ये आया इसका मास प्योर Na2SO4 जो रिएक्ट करे। लेकिन मुझे कितना दे रखा है, इम्प्योर सैंपल कितना है 1.5, उसमें से जो प्योर सैंपल होगा वो कितना है 1.06 ग्राम। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, परसेंटेज प्योरिटी। तो परसेंटेज प्योरिटी हम कैसे निकालेंगे जरा देखिए। तो X% of impure sample will give us what, प्योर सैंपल। लेट्स सपोज X% जो है उसका क्या है प्योर, तो अगर आप X% इम्प्योर सैंपल का निकालोगे तो वो वैल्यू किसकी आएगी, प्योर सैंपल की। तो हमारे पास ये कितना आ गया X अपॉन 100, इम्प्योर सैंपल कितना है हमारे पास 1.5 ग्राम, और इसकी वैल्यू प्योर सैंपल की कितनी आ रही है 0.6 ग्राम। तो हमारे पास x कितना आ जाएगा 1.06 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1.5,
आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी जो आएगी अप्रॉक्सीमेटली 70.66%। तो इसका मतलब है कि ये सॉल्ट 70% या 71% अप्रॉक्सीमेटली क्या है, प्योर है। बाकी सारा इसके अंदर क्या थी, इम्प्योरिटीज, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो टेढ़े मेढ़े घुमा फिरा के वो आपको दे सकते हैं। समझ में आया? तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है इस टॉपिक के अंदर सोशियोमेट्री में, एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और फिर हम इसकी वर्किंग करेंगे। कहते हैं 1.84 ग्राम हमारे पास मिक्सचर है, किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का और मैग्नीशियम कार्बोनेट का, जिसको हमने हीट किया ताकि कोई फर्दर मास में लॉस ना हो, और जो रेसिड्यू बचा कंटेनर में उसका मास 0.96 ग्राम है। तो वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि दोनों कंपाउंड्स का कितना परसेंटेज है, एक का कितना आएगा और दूसरे का कितना आएगा। सो क्वेश्चन सेज 1.84 ग्राम मिक्सचर कैल्शियम कार्बोनेट का, मैग्नीशियम कार्बोनेट का स्ट्रांगली हीट किया जाता है ताकि मास में कोई फर्दर लॉस ना हो। तो जो रेसिड्यू बचता है उसके अंदर जो मास आता है वो 0.96 ग्राम आता है। तो बताइए परसेंटेज कॉम्पोजिशन दोनों कंपाउंड्स का कितना है, या किसी एक का भी निकाल सकते हैं, दूसरे का भी आ जाते हैं। नाउ पहले इसकी छोटी सी पिक्चराइजेशन करते हैं। तो हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट है और मैग्नीशियम कार्बोनेट है, जिन दोनों का मास मिलाकर 1.84 ग्राम। पहला सवाल, अगर इन दोनों को हम मिक्सचर को के हीट करते हैं तो क्या ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे? तो आंसर है नो, ये आपस में रिएक्ट नहीं कर सकते। सर क्यों? क्योंकि इन दोनों में से दोनों के पास एक आयन कॉमन है और वो है कार्बोनेट। जब आयन कॉमन होते हैं तो रिएक्शन नहीं होता। तो सर अगर रिएक्शन नहीं होगा तो फिर क्या होगा, किस टाइप की रिएक्शन होगा? इनके बीच में होगी डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि कार्बोनेट है और कार्बोनेट जो है वो हीट करने पे डिकम्पोज करते हैं। कैसे करते हैं जरा ये देखिए। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड होता है, अगर आप उसको हीट करते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड देगा, साथ में देगा कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। बैलेंस रिएक्शन है। ये गैस है, ये उड़ जाएगी, ये सॉलिड है तो ये तरह का क्या हो गया, रेसिड्यू हो गया। तो हमने क्या किया कि भाई लेट द मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इसके अंदर कितना हो जाए, x ग्राम। अगर टोटल मास 1.84 ग्राम है मिक्सचर का, तो कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना हो गया, x ग्राम। अगर कैल्शियम कार्बोनेट का मास x ग्राम हो गया, देयरफॉर मैग्नीशियम कार्बोनेट का मास वो कितना हो जाएगा, 1.84 माइनस x ग्राम। तो कितना हो गया, 1.84 माइनस x ग्राम। तो हमको दोनों की इंडिविजुअल रिएक्शंस करनी पड़ेगी। अब आप देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट करके क्या दे रहे हैं, क्या दे रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब हमने लिखा रिएक्शन क्या कहती है, क्वेश्चन क्या कहता है, हमें रेसिड्यू का मास निकालना है, हमें रेसिड्यू का मास निकालना है। तो हमें ये दे रखा है x ग्राम, तो क्वेश्चन में कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो कितना है, x ग्राम। अगर क्वेश्चन में कैल्शियम कार्बोनेट x ग्राम है तो रिएक्शन में भी हम इसको मास में ही रिप्रेजेंट करेंगे, और कैल्शियम का मास कितना आता है, 40 प्लस 12 52 प्लस 48, ये कितना आ जाएगा, 100 ग्राम। अब रेसिड्यू का मास निकालना है, तो ये कितना मास देगा हमको सॉल्व करना है, और यहाँ पर इसका कितना मास आ रहा है,
GMM, ये हो गया 40, ये हो गया 16, ये हो गया 56। तो अगर 100 ग्राम्स 56 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड देता है तो x ग्राम कितना कैल्शियम ऑक्साइड देगा? तो पहली स्टेटमेंट रिएक्शन से आएगी। इफ 100 grams of calcium carbonate gives calcium oxide कितना? 56 grams। Therefore, क्वेश्चन के हिसाब से x grams of calcium carbonate calcium oxide कितना देगा? 56 अपॉन 100 इंटू x, जो सॉल्व करके मोटा मोटा कितना आ गया? ये आ गया। तो कैल्शियम ऑक्साइड का मास कितना आ गया? 0.56 x ग्राम। अब मुझे क्या चाहिए? मैग्नीशियम ऑक्साइड का मास। ठीक है, तो जब हम इंडिविजुअली कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो वो थर्मल डीकॉम्पोजिशन से कैल्शियम ऑक्साइड देगा, जो सॉलिड है, जो रेसिड्यू आएगा, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, वो एस्केप कर जाएगी क्योंकि ओपन कंटेनर है। तो अगर 100 ग्राम्स कैल्शियम कार्बोनेट इतना मास दे रहा है तो x ग्राम जो हमने अज्यूम किया था 1.84 के अंदर वो x ग्राम्स है, तो वो कितना दे देगा? 0.56 ग्राम। तो कैल्शियम कार्बोनेट का रेसिड्यू क्या हो गया? कैल्शियम ऑक्साइड। ऐसे ही मैग्नीशियम कार्बोनेट का भी एक रेसिड्यू आएगा। समझ में आ गया? तो जैसे ये हमने वर्किंग कैल्शियम ऑक्साइड के लिए करी है, अब हम ऐसी ही एक वर्किंग जो है मैग्नीशियम कार्बोनेट के लिए करेंगे ताकि हम उसका रेसिड्यू निकाल सके, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ध्यान से देखना, एग्जैक्टली सिमिलर वे से ही मैं करने वाला हूं क्योंकि वही सेम चीजें आ जाएंगी। अब हमारे पास ये मैग्नीशियम कार्बोनेट है और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। मुझे इसका रेसिड्यू निकालना है। रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड ही है दोनों केसेस में। तो इसका मास क्वेश्चन में इतना हो गया 1.84 माइनस x ग्राम्स। इसका भी हम मास निकाल लेंगे GMM। मैग्नीशियम कितना होता है? 24। कार्बन कितना हो गया? 12। कितना आ गया? 36। 36 के पास साथ में हमारे पास आ गया 48। तो ये कितना आ गया? 84। इससे हमको इस रेसिड्यू का मास निकालना है। अगर हमें इसका मास निकालना है तो हमको इसका भी मास ही लेना पड़ेगा, जो कितना आएगा? GMM, जो कितना आ जाएगा? 40 ग्राम, राइट। तो वही सेम सिचुएशन आ गई रिएक्शन में। अगर 84 grams of magnesium carbonate gives magnesium oxide कितना? 40 grams। Therefore, क्वेश्चन के हिसाब से 1.84 grams of magnesium carbonate gives magnesium oxide 40 upon 84 into 1.84 minus x। अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, आप इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। ये कितना आ जाएगा? 10। ये कितना आ जाएगा? 21। तो टेक्निकली ये कितना आ जाएगा? 10 अपॉन 21 इंटू 1.84 माइनस एक्स। तो आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी मास आ गया 10 अपॉन 21 इंटू 1.84 माइनस एक्स। अब आपके पास दोनों रेसिड्यूज का मास आ गया, राइट। आपने जिनको हीट किया वो कार्बोनेट्स डिकम्पोज हो गए। दोनों केसेस के अंदर रिस्पेक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड गैस एस्केप कर गई और आपके पास रेसिड्यू क्या बचा? एक तरफ कैल्शियम ऑक्साइड और एक तरफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास अगली वर्किंग क्या आती है, जरा ध्यान से देखना। नाउ रेसिड्यू का मास कितना आ रहा है?
0.96, मतलब रेसिड्यू क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड 0.96 ग्राम। कैल्शियम ऑक्साइड का मास आया 0.56x प्लस इसका मास आया 10/21 इंटू 1.84 माइनस x 0.96। 21 को आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो हमारे पास इसकी कैलकुलेशन आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि 21 हमारे पास क्या हो जाएगा एलसीएम, तो हम 21 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट, और हमारे पास एक पूरा स्टेटमेंट आ जाएगा और इसको बाद में 21 से हम इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 21 इंटू दिस, ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 11.76x प्लस 10 इंटू 1/84 माइनस x होल डिवाइडेड बाय 21 इज इक्वल टू 0.96। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ और 21 को मैं इधर ले जाऊंगा इसके साथ, तो ये आ गया 11.76x प्लस 18.4 माइनस 10x और 21 और इसके साथ अप्रॉक्सीमेटली ये आ जाएगा 20.16। कैलकुलेट कर सकते हैं आप। 11.76 में से ये चला गया, ये आ गया 1.76x और 18.4 है, ये वहाँ चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 20.16 माइनस 18.4, तो 1.76x इज इक्वल टू 1.76 आ जाएगा, राइट। तो इसको हम यहाँ पे कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से नजर आ जाए। तो ये कितना आ गया 1.76x, जो कितना आ जाएगा 1.76, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक है। अगर x की वैल्यू 1 आ गई तो अब हम क्या निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैसे निकालेंगे, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100। कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना आ गया 1, टोटल मास मिक्सचर का कितना था 1.84 इंटू 100, तो अप्रॉक्सीमेटली ये कितना आ गया 100 डिवाइडेड बाय 1.84। तो अगर आप 100 डिवाइडेड बाय 1.84 करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 54.35% है। अगर कैल्शियम कार्बोनेट का परसेंटेज इतना है, ठीक है, जो कितना आ रहा है 54.35, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट का परसेंटेज कितना आ जाएगा 100 माइनस कैल्शियम कार्बोनेट की परसेंटेज, तो ये कितना आ जाएगा 5, कितना आ गया 6.54, राइट। तो आप देख सकते हैं हमने कितनी सारी वैरायटी स्टोइशियोमेट्री में इन्वॉल्व कर दी, पर टॉपिक यहीं तक सीमित नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस, देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट वैरायटीज associated with this topic, so there's numerous questions जो है वो हम इनके साथ बना सकते हैं, पर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सॉलिड होना चाहिए। जो कुछ टिप्स मैंने आपको बताई, जैसे आप रिएक्शन लिखते हैं, उनको बैलेंस करते हैं, आप 2 स्टेटमेंट बनाइए, रिएक्शन क्या कहती है, देन क्वेश्चन क्या कहता है, एंड देन आप यूनिटरी मेथड इस्तेमाल कीजिए, तो आप ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे इस टॉपिक को करने में, ना ही कि जस्ट रैंडमली आपने क्वेश्चन उठाया और उसको स्टार्ट कर दिया। बिकॉज इवन टीचर्स नीड्स डेटा जो आपको दे रखा होना चाहिए, जो आप उसको एक्सप्लेन कर सके, ताकि टीचर भी उसको फिगर आउट कर सके कि जो बच्चा कर रहा है उसने टॉपिक को समझ के किया है कि रट के किया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप चीज़ों को अच्छे से दिखाएंगे तो हो सकता है कि आप आगे उसको सॉल्व करते करते अच्छे से उसको प्रेजेंट भी कर पाए। तो टॉपिक समझ में आएगा तभी तो हम कॉन्सेप्ट को कर पाएंगे, न्यूमेरिकल्स को कर पाएंगे। तो क्लास
आई होप आपको आज का हमारा लेक्चर पसंद आया। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं बहुत सारे और भी टॉपिक्स के वीडियोस जो है वो आपके कंफर्ट के लिए अपलोड करता रहूँगा। एंड इफ अगर आपका कोई भी स्पेशल टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि सर इस पे आप एक लेक्चर अपलोड कर दीजिए, जो किसी भी चैप्टर से हो सकता है, just for your choice, I can do that as well, right? So thank you very much. Bye bye, take care.